अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद जनाब अब पूरी तवज्जो है पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड पर, लेकिन आज हम खुसूसी तौर पर जिन दो मेहमानों से बात करेंगे हम उनसे उनके प्लान्स के हवाले से भी जानेंगे और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान सुपर लीग से वाबस्ता गेस्ट होंगे दूसरे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर हमें पहले पार्ट में ज्वाइन करेंगे। उनका तारुफ मैं आपको कराऊंगा, किसी तारुफ के ऐसे मोहताज नहीं है, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। जो शख्सियत हमें ज्वाइन करें किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के साबिक मायनाज ऑलराउंडर। बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि गुज़िश्ता साल ये आगे थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में एज अ कोच, और अब इन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग में फ्रेंचाइज है कोटली लाइन्स, उसको बतौर हेड कोच ज्वाइन किया। तो वेरी गुड टू सी रज़ाक भाई अगेन वेरी मच इन्वॉल्व इन क्रिकेट। रज़ाक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया जी, आपने इधर। रज़ाक भाई सबसे पहले तो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी है कि लोग आपको याद करते थे और अब भी याद करते हैं कि रज़ाक अज़हर जैसे ऑलराउंडर नहीं मिले, लेकिन आपकी जो वापसी हुई डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले वो बड़ी ज़बरदस्त आपकी टीम ने कामयाबी हासिल की और आप तो कहते हैं ना आते ही छा गए, और अब कश्मीर प्रीमियर लीग में कोटली लाइन्स के साथ एक T20 फ्रेंचाइज के साथ। तो रज़ाक भाई कितनी खुशी है, खुद भी बतौर कोच आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और स्पेशली डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ये जो T20 की एक नई फ्रेंचाइज के साथ कोटली लाइन्स के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है और शुक्रिया जी। फ्रेंचाइज जो ओनर हैं कोटली लाइन के खालिद भाई हैं, नासिर भाई हैं, फैसल भाई हैं, और इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, और वसीम अकरम भी हमारे साथ ही हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और जिस तरह डोमेस्टिक में 4-5 महीने की कोचिंग के बाद अब ये फर्स्ट असाइनमेंट है मेरे लिए ये T20 के लिए एज हेड कोच। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की मेरी नेचर है और जिस तरह की मेरी सोच है प्लेयरों को हेल्प आउट करना, उनको पॉलिश करना, जो उनकी प्रॉब्लम है दूर करना, तो इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। रज़ाक भाई जैसे आपने कहा कि आपकी जो वाबस्तगी रही पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद आपकी वापसी हुई एक इंटरनेशनल एक बड़े इंपॉर्टेंट रोल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा रज़ाक भाई? जो कि बतौर क्रिकेटर तो आप ऑब्वियसली बड़ा नाम कमा चुके हैं, बतौर कोच एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या ये आसान होता है कि आप इतने बड़े प्लेयर हों और फिर आके आप जो है वो एडजस्ट करें आजकल के नौजवान क्रिकेटर्स के साथ? बहुत सारे कोचेस को हमने देखा कि नहीं एडजस्ट कर पाते। आपकी कामयाबी का सर अब तक क्या रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता कि हमारे में खूबी है, पर ये कि हम प्लेयरों को अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब आप इस पोस्ट पे आते हैं, अगर आपके सामने आपका बेटा हो, भाई हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, तो मैं समझता हूँ अगर ऐसी सोच लेकर आप ग्राउंड में उतरते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती, और ना ही कोई ऐसी ईगो प्रॉब्लम होनी चाहिए आपने, और ना ही आपकी ज़हन में ये होना चाहिए कि जी मैंने इतने वनडे खेले, इतने टेस्ट खेले हैं, मैं इतना बड़ा प्लेयर था। जो जॉब है उसके मुताबिक आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, और वक़्त के साथ आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एज ए कोचिंग प्लेयरों में, उसको दूर करने का आप पे फ़र्ज़ है। और ये अगर इस जॉब को अगर एज ए फ़र्ज़ आप निभाते हैं तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट पे तो हमने पहले भी भाई आपको याद होगा जब आप जीते थे तो हमने पूरा तफसीली प्रोग्राम किया था, हम इस पर बात कर चुके हैं। बट जो T20 फ्रेंचाइज है और स्पेशली अभी जो ड्राफ्ट होंगे कश्मीर प्रीमियर लीग के, चूँकि आप PSF फ्रेंचाइज के साथ वाबस्ता रहे हैं बट यहाँ हैं आप हेड कोच, तो रज़ाक भाई तैयार हैं? वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट की तो एक अलग चैलेंजेस होते हैं, बट T20 इज़ अ वेरी फास्ट पेस, आपको सोचना पड़ता है वक्त से पहले कि कौन से खिलाड़ी किस पिक में, आपका जो है वो पिक ऑर्डर क्या है, कौन सी अच्छे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो ये कितना चैलेंजिंग है और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? देखिए, हमारी सारी लाइफ जो है क्रिकेट में गुजरी है, और जब क्रिकेट शुरू की तब सीखने के मरहल में थे, फिर जब क्रिकेट में आगे, जब पाकिस्तान टीम की तरफ से आगे, फिर और सीखने के मरहल में आगे, और जितना तजर्बा, जितना एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो मैं नहीं समझता कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद किसी किस्म की भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, और सिर्फ आई होनी चाहिए कि ये प्लेयर किस पोटेंशियल का है, किस कैलिबर का है, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। रज़ाक भाई पाकिस्तान सुपर लीग ने ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट की कहते हैं ना काया पलट दी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी आई, हमें बहुत सारे यहाँ से यंगस्टर्स भी मिले, और ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे स्पेशली फास्ट बॉलर उभर के निकले। अब जो कश्मीर प्रीमियर लीग है सेकंड बड़ा टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान में, जो जिस अंदाज से इसको ऑर्गेनाइज करने की बातें की जा रही हैं, कुछ बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं कि ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है, और जो स्पेशली आपकी टीम, अगर हम बात करें कोटली लाइन जिसको आप हेड कोच कर रहे हैं,
ये पाकिस्तान क्रिकेट को कितना हद तक जो है वो एक नई कुमक फराम करेगा? और बहुत सारे यंगस्टर्स, जैसे इमर्जिंग कैटेगरी आज भी रिलीज़ हुई, मैं बाकी कैटेगरीज भी देख रहा था, बहुत सारे यंगस्टर्स को यहाँ चांस मिलेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही खेल रहे होंगे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अब देखें, अपॉर्चुनिटी है, और अगर पाकिस्तान में ये दूसरी लीग हो रही है तो बड़ा ज़बरदस्त है यंगस्टर्स के लिए। और जो प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पीएसएल में, डेफिनेटली उसका एक स्टैंडर्ड है। और ये मुझे उम्मीद है ये कश्मीर प्रीमियर लीग का भी एक स्टैंडर्ड होगा, और इसकी बिल्कुल सीरियस मैनेजमेंट है, और ये बड़े विलिंग है। और पूरी दुनिया में इस टाइम जो नाम गूंज रहा है वो कश्मीर का गूंज रहा है, कश्मीर प्रीमियर लीग। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नाम है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, और मुजफ्फराबाद के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ये मौका है कि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें, परफॉर्म करें। और यू नेवर नो, दुनिया में आजकल इतनी लीग हो रही हैं तो कहीं भी वो एडजस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए ना कि लाहौर कलंदर्स के अंदर भी ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन टिम डेविड उनका सिंगापुर से ताल्लुक है। इससे पहले नेपाल के संदीप लमीचाने भी आए हुए थे। तो अब दुनिया बड़ी कहते हैं सिमट गई है। तमाम रज़ाक भाई जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है किसी भी मुल्क से हों, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलता है। स्पेशली अगर मैं कश्मीर के क्रिकेटर्स की बात करूँ, और स्पेशली आपकी टीम जो कोटली लाइन्स है, रज़ाक भाई आपकी कितनी तवज्जो रहेगी कि वहाँ का जो मकामी टैलेंट है उसको भी मौका मिले इस लीग के अंदर, चूँकि ये बड़ा ज़रूरी है कि कश्मीर के नाम से भी हो रही है और कश्मीर का टैलेंट ऑब्वियसली इस लीग के बाद समझते ज़्यादा बड़ी तादाद में नज़र आना चाहिए, और आप कोचेज़ भी वहाँ जा रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी बात होगी कि आप लोग के जाने से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आई होनी चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि नीयत के साथ नज़र भी हमारी सही है, और प्लेयर को हम देख लेते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है, ये आगे प्लेयर आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये बड़ी ज़रूरी होती है चीज़, और हर बंदे के पास ये क्वालिटी नहीं होती। तो ये है कि हमारे वहाँ पे जाने से बड़ा मोटिवेशन मिलेगी। एक तो कश्मीर प्रीमियर लीग का जो नाम आ रहा है और मुजफ्फराबाद में ये होने जा रही है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कश्मीर के लिए। और आप देखिएगा, अगर ये कामयाब होती है तो ये भी अपनी जगह एक दुनिया में ये बनाएगी। ठीक है रज़ाक भाई, अब कुछ क्रिकेट के अमूर की बात करते हैं। एक सवाल तो जो हमेशा पूछा जाता है आपको देखकर या आपके हवाले से हमेशा बात होती है, आपके भी अजहर महमूद के हवाले से भी, कि आप लोग के जाने के बाद क्यों हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिल पाता। अब फ़हीम अशरफ अच्छे ऑलराउंडर हैं, शादाब और इमाद भी परफॉर्म करते हैं, बट क्या वजह है रज़ाक भाई कि वो जो एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आप लोगों की होती थी इम्पैक्टफुल, जिसमें विकटें लेना, मतलब सचिन तेंदुलकर की विकटें भी आप लोग ले रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं बैटिंग के अंदर भी, वो जो इम्पैक्ट है वो दिखाई नहीं देता। क्या वजह आपके ख्याल में? क्या अपॉर्चुनिटी सही नहीं मिल रही या टैलेंट का कोई मसला है? आप ही क्या राय है? देखिए, बस टैलेंट भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, और पोटेंशियल भी है, और हर चीज़ मौजूद है यहाँ पे। और ये हर दौर में एक फेज़ आता है, जो जैसे कि 95 से लेकर 2010, 11, 12 तक जो फेज़ आया, उसमें बड़े-बड़े प्लेयर सामने आए, वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के प्लेयर पूरी दुनिया में नज़र आए। तो उसके बाद ये है कि क्रिकेट थोड़ी-सी चेंज हुई है, शायद T20 की वजह से मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गई क्रिकेट इसमें, इसलिए कोई प्लेयर हमें नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करता है, वनडे में परफॉर्म करता है, इवन कि वनडे का वर्ल्ड कप भी होता है, तो जो उसमें परफॉर्म करता है तो उसका नाम होता है। तो मैं समझता हूँ कि T20 की वजह से कुछ चीज़ें सामने नज़र नहीं आ रही, पर बहरहाल पाकिस्तान के पास टैलेंट भी है, और इंशाल्लाह हम कोचिंग में आए हैं, मैनेजमेंट में आए हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा प्लेयर हम ढूंढ लेंगे जो अजहर महमूद की भी जगह पूरी करे, अब्दुल रज़ाक की भी जगह पूरी करे। ठीक है रज़ाक भाई, जो आपने बात की T20 की, आप बड़े बेहतर पोजीशन में इस बात का जवाब देने के लिए, चूँकि आपने रिसेंटली क्रिकेट खेली भी है, फिर आपने डोमेस्टिक के अंदर भी कोचिंग किया, अब आप T20 फ्रेंचाइज के साथ है। ये जो बात होती है कि जो बहुतात है T20 की, क्या इससे क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या कम हो रही है, या समझते नहीं इंडिविजुअली बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो, जैसे बाबर आजम की मिसाल देख लें या रबादा की मिसाल देख लें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, अब मोहम्मद रिजवान भी उन्हीं में से हैं, जो तीनों फॉर्मेट में एडजस्ट कर लेते हैं। चैलेंज कितना है क्रिकेटर्स के साथ, क्योंकि अभी आपने जो 4 रोज़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वहाँ भी बहुत काम किया। सो कैसे इसको सर बैलेंस किया जा सकता है T20, टेस्ट क्रिकेट, वनडे और स्पेशली फर्स्ट क्लास के अंदर, और फिर लड़कों को वो जो टैलेंट आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके पीछे पूरे क्रिकेट लवर्स जो है वो मैचेस देखने आते थे, वो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से T20 क्रिकेट होना बड़ी अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ जितनी क्रिकेट होती है उतनी अच्छी बात है। T20 हो, वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, पर ये कि प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना मिशन क्या बनाया होता है, वो किस माइंड से लेकर इस क्रिकेट को लेते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि ये T20 क्रिकेट इंजॉयमेंट है या इसमें हम
परफॉर्म करते हैं तो हमें अच्छी अमाउंट मिलती है, पैसा ज़्यादा मिल जाता है, हम उधर भी खेलते हैं, तो ये हमारे लिए इनफ है। अगर ये प्लेयर अगर यही सोचे कि मैंने एक अच्छा प्लेयर बनना है, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है, ये आपके पास एक छोटे-छोटे स्टेप होते हैं। अगर आप टी20 में परफॉर्म करते हैं, तो ठीक है। आपकी नज़र ये होनी चाहिए कि आप स्टेप लेके इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके परफॉर्म करें। चलिए एक अगर शॉर्ट ये ब्रेक मुझे सोच रज़ाक भाई होगी लेना है, ब्रेक के बाद आकर आपने जो ये पॉइंट रेस से कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद और अब्दुल रज़ाक साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। रज़ाक भाई, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लेते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब दौरा इंग्लैंड पे मौजूद है। हमने पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंसेस भी देखी। इंग्लैंड पाकिस्तान अब काफ़ी रेगुलर जाता है, बट इसके बावजूद भी उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है। आप ये जो कमिंग टी20 और वनडे सीरीज़ है, आप कैसा मुकाबला एंटिसिपेट कर रहे हैं? नहीं देखिए, बड़ा अच्छा। और अगर आपने देखा है पिछले 4-5 महीने से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और हमारे पास टी20 स्पेशलिस्ट भी हैं, और जैसे कि आज़म खान की अभी वापसी हुई है टी20 में। मुझे उम्मीद है कि मिडल ऑर्डर में अगर जिस तरह की उनमें पोटेंशियल है, वो उस तरह परफॉर्म करेंगे। और ये देखें अभी बड़ा अच्छा जा रहा है, और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी टीम का भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है रज़ाक भाई, एक चीज़ की कमी सिर्फ दिखाई देती है जिसके लिए आपने ठीक मेंशन किया, ना सिर्फ शोएब मकसूद आ गए हैं बल्कि आदम खान भी आ गए हैं, वो है एक पावर हिटिंग कह लें या एक मैच फिनिशर का जो रोल होता है। बाकी जो कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास ओपनर हैं, हफीज़ बहुत अच्छी फॉर्म में है, थोड़ा सा उनकी रिसेंटली फॉर्म ठीक नहीं है, बट टी20 में बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। बट ये जो आज़म है, शोएब मकसूद हैं, इनके आने से ये आप समझते हैं खिलाफपुर हो पाएगा? क्योंकि टी20 के अंदर आखिरी 3-4 ओवर में ही मैच जो है बनता है या बिगड़ता है, आपको मैच फिनिश करना होता है। इन दोनों से आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखें, जिस तरह शोएब मसूद ने परफॉर्म किया, आज़म खान ने जिस तरह पीएसएल के जो पहला पार्ट था उसमें परफॉर्म किया, और ओवरऑल डोमेस्टिक में उसने बड़ा परफॉर्म किया। तो यही चीज़ होती है, जो प्लेयर इन्फॉर्म हो, जिसके बल्ले पे बॉल आ रहा होता है, उसको फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि जब पाकिस्तान टीम में आएंगे, उसी फ्रेम माइंड से जाएंगे और फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, जिससे पाकिस्तान में जो कमी है पावर हिटिंग की अभी टीम में, वो इसको फिल करेंगे। वर्ल्ड टी20 की सर आज ऑफिशियल डेट्स आ गई, वो यूएई में हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने रज़ाक भाई तमाम सुपर लीग के मैचेस अभी अबू धाबी में खेले, आईपीएल के मैचेस भी हो रहे होंगे। क्या समझते हैं ये जो अब वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, सॉरी यूएई में हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए समझते हैं थोड़ा बेनिफिट है? जो कि एक तो प्रेशर नहीं होगा जो भारत में शायद होता, आपको पता ही है वहाँ सिक्योरिटी के मसले या एक एडिड प्रेशर होता है। तो आप डू यू थिंक कि पाकिस्तान के लिए तो शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि पहले भी पीएसएल में मैचेस खेल लिए हैं और अब इन विकेटों पर प्लेयर काफ़ी आदी हो गए हैं, तो आपके ख्याल में कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा ये? देखिए, सेकंड होम है पाकिस्तान का ये दुबई, और इसकी पिचेस जो है, ग्राउंड्स है, हर एक को एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस भी है। पर ये जब इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं ऐसे वेन्यू पे, वहाँ पे पिच जो परफेक्ट होती है ना, वो बड़ी आला क्वालिटी की होती है। उसमें ना बहुत ज़्यादा ब्रेक मिलता है, ना बॉल नीचे रहता है। तो ये है कि वो पिचेस ज़रा डिफरेंट होगी, और पाकिस्तान के लिए एडवांटेज तो पिछले 25 साल से मैं समझता हूँ चलता आ रहा है कि ये दुबई और शारजा में हम बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। एक तो फैमिली मिस नहीं करते, घर से नज़दीक है, एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा होता है। तो हर चीज़ पाकिस्तानी प्लेयर्स की फेवर में जा रही होती है। रज़ाक भाई, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी अच्छा हो गया, तो आप समझते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड टी20 का अब जो यूई मैंने कहा था, ये पाकिस्तान यहाँ पर एक फेवरेट टीम के तौर पे नज़र आएगा? दूसरा, रज़ाक भाई, दुनिया भर में बड़ी ज़बरदस्त टी20 क्रिकेट हो रही है और आईपीएल भी होगा, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स भी उन पिचेस पे खेल सकेंगे, तो पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? और दीगर टीमों में आपके ख्याल में कौन सी 3 टीमें और आपको तगड़ी दिखाई दे रही जो आप समझते हैं ये सेमीफाइनल के लिए पोटेंशियल है? देखिए, अभी न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अच्छी जा रही है, और उसके बाद इंडिया की टीम भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इंग्लैंड की टीम, ये 3 टीमें, और वेस्ट इंडीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। पर कंपटीशन मज़ा वहीं तभी आता है जब काफ़ी टीमें टफ हों, और काफ़ी क्रिकेट का मज़ा आए कि ये टीम बड़ी अच्छी है। और पाकिस्तान टीम के हवाले से ये देखें, ये टी20 इसमें ऑन द डे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है।
तो ये एकदम से मोमेंटम आपकी फेवर में आता है, एकदम से आप मोमेंटम आपसे आउट भी हो जाता है। तो इस चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। पर ये कि मैं समझता हूँ कि अच्छी क्रिकेट खेलें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, तो फिर रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। रिजल्ट की आपने बात की रज़ाक भाई, आखिरी दो सवाल के अब आप चूँकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक टीम के साथ भी हैं, अब आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोटली लायंस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो फ्यूचर में आप चाहेंगे पाकिस्तान टीम के साथ भी बतौर कोच वाबस्ता हों? कुछ मसले हो जाते हैं जब हमारे जो फॉरनर प्लेयर हैं, जैसे भी यूनुस भाई का भी अगेन उन्होंने छोड़ दिया, कुछ कहना चाहेंगे अगर उस चीज़ पर भी कि क्या ग्रेट प्लेयर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी अच्छी होती है क्रिकेट में, बट इस तरह की चीज़ों का हैंडल कैसे किया जा सकता है? दूसरा, आपको चाहेंगे कि इंशाल्लाह 1-2 साल बाद मज़ीद तरक्की करके आप पाकिस्तान टीम के तक पहुँचें और कोचिंग कर रहे हों? देखिए, मेरी जो जॉब है, हम पार्ट ऑफ द पीसीबी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और हम हाज़िर हैं हर वक़्त, जहाँ भी ज़रूरत पड़े, कहीं भी मौके पे हम हाज़िर हैं, क्योंकि हमारा काम है कि प्लेयरों को एक कम्फ़र्ट लेवल देना, उनको पॉलिश करना। तो डोमेस्टिक लेवल हो या पाकिस्तान का लेवल हो, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाज़िर हैं। तो हमें खुशी होगी अगर हम लो लेवल पे भी कर रहे हैं या हाई लेवल पे भी करेंगे। हमने तो क्रिकेट सिखानी है, तो हमारी ये जॉब है प्लेयर्स को। ठीक है रज़ा भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी गुड लक कहते हैं, और आपकी जो कमिंग कश्मीर प्रीमियर लीग का असाइनमेंट है विद कोटली लायंस, आप उसके हेड कोच हैं, उसके लिए भी आपको जो है वो गुड लक का पैगाम। और 3 जुलाई को जनाब ये कश्मीर प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट होंगे, और इसका काफ़ी जो है वो अब गवर्नमेंट सतह पे भी इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के GM रेहानुल हक हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे उनकी टीम की कंपेन के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदेद। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड से पहले हमारी कोशिश होगी कि जो तमाम PSL फ्रेंचाइजीज हैं उनके ऑफिशियल्स या उनके खिलाड़ियों के साथ बात करें, सीज़न के रिव्यू करें। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जनाब 2 मरतबा की चैंपियन, सबसे ज़्यादा टाइटल उन्होंने जीते हैं, लेकिन इस बार 8 कामयाबी हासिल करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि बैड लक रही और प्लेऑफ मरहले से आगे नहीं बढ़ सके, बट स्टिल बहुत अच्छा सीज़न रहा। उनके GM रेहानुल हक मेरे साथ मौजूद है। रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इट वॉज अ फंटास्टिक PSL सीज़न, बिकॉज अगर हम देखें जिन हालात में ये हुआ, एक तो इसका कंप्लीट होना वाज अ मैसिव सक्सेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान PSL फ्रेंचाइज। तो पहले इस हवाले से बता दीजिएगा कि बतौर PSL फ्रेंचाइज, बतौर PSL फ्रेंचाइज ऑफिशियल, ये कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि ये बड़ा रिलीफ रहा कि ये कंप्लीट हो गई? देखें, ऑब्वियसली सीज़न का कंप्लीट होना सबके लिए बहुत ज़रूरी था। सारी फ्रेंचाइजेस के लिए बहुत ज़रूरी था, PCB के लिए बहुत ज़रूरी था। और जब जो सीज़न के दरमियान में जो कराची में सीज़न हुआ था, कोविड की वजह से हमें मुलतवी करना पड़ा सीज़न। उसके बाद बहुत डाउट्स थे कि PSL कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। और देखें आप कि इसमें बहुत ज़्यादा डील्स इन्वॉल्व होती हैं, स्पॉन्सर्स की डील्स होती हैं, TV राइट डील्स होती हैं, सब चीज़ों के लिए और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और PSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि लीग कंप्लीट होती। और ना सिर्फ के फ्रेंचाइजेस के फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, PCB के फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेयर्स के फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो अगर ये लीग कंप्लीट नहीं होती तो प्लेयर्स की जो सैलरीज हैं वो उनको उतनी ना मिल सकती। पाकिस्तानी प्लेयर्स खास करके जो सिल्वर कैटेगरी के या इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको बहुत मैसिव लॉस होता। तो आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये लीग कंप्लीट हो। रेहान, जैसे मैंने कहा कि 8 मैचेस जीतने के बाद बड़ा मुश्किल होता है प्ले ऑफ के अंदर आपको जब शिकस्त हो जाए, और आपकी बड़ा अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, बट रेहान स्टिल कैसे समराइज़ करते हैं जैसे कल वो कह रहे थे ना फ्रांस के कप्तान कि डैट फुटबॉल, यानी गेम में कुछ भी हो सकता है, तो क्या कहेंगे? अच्छी खासी कैंपेन थी, बट अच्छी दोनों फाइनलिस्ट टीमों से शिकस्त हुई और बहुत कम्पैटिटिव इस बार PSL रही। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इस बार जो ड्राफ्ट हालांकि ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन जो टीम्स बनी थी शायद इससे कम्पैटिटिव टीम कम ही बनी है PSL में। बिल्कुल, आई थिंक सीज़न के स्टार्ट में अगर आप मुझसे पूछते तो अगर मुझे कोई कहता कि आपकी टीम ग्रुप स्टेज में 8 मैचेस जीतेगी इन सच अ कम्पिटिटिव लीग और वो भी T20 फॉर्मेट में, तो मैं शायद बिलीव ना करता। बिकॉज अगर आप ऑन पेपर टीम्स देखते तो एवरी टीम वाज बैलेंस्ड। कोई ऐसी टीम नहीं थी जिसको देख के आपको ये लगता था कि यार ये पुश ओवर्स हैं, इनको आप आराम से हरा सकते हो। आई नो क्वेटा और मुल्तान का स्टार्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन मुल्तान ने जिस तरह सीज़न के सेकंड हाफ में खेला है तो दैट शोज यू कि एवरी टीम वाज प्रीटी बैलेंस्ड।
जहाँ तक इस्लामाबाद यूनाइटेड का सवाल है, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू दिस सीजन के वी हैव अ वेरी गुड टीम। और हमारा यही था कि लास्ट सीजन जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स आए थे ऑन अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल प्लेयर्स, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि एक टीम स्पोर्ट है, और टीम स्पोर्ट आप देखें, हमने ग्रुप स्टेज टॉप किया। हमारे वी ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट विन्स इन अ ग्रुप स्टेज सीजन, 8 आउट ऑफ 10 मैचेस। और हमारे ग्रुप स्टेज के बाद कोई एक प्लेयर ना तो टॉप 3 विकेट टेकर्स में था, ना टॉप 3 रन स्कोरर्स में था। दैट शोज यू इट वाज ऑलवेज अ टीम एफर्ट, और एक टीम ही हमारा बिलीफ ही इस्लामाबाद यूनाइटेड में ये है कि किसी भी इंडिविजुअल से ऊपर एक टीम है, और टीम तभी बनती है जब इंडिविजुअल्स यूनाइटेड होकर खेलें। एंड दैट्स व्हाई हमारा मोटो भी हमेशा ये रहता है कि वी प्ले लाइक अ फैमिली। अगर किसी का बुरा टाइम चल रहा है, उसको उस टाइम सपोर्ट की जरूरत है, अच्छे टाइम में किसी को सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है रेहान, एक सवाल बहुत करते हैं लोग कि इफ्तिखार हों, और स्पेशली आसिफ अली, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मजाक के तौर पे कि इनको जब पाकिस्तान टीम में खेल रहे हो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जर्सी इनको पहना दी जाए। बहुत टैलेंट है ऑन सीरियस नोट जो नज़र आता है पीएसएल में, बट ट्रांसफॉर्म नहीं होता। आई नो कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा भी बड़ी गहरी नज़र होती है आपकी, खुद आप जर्नलिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं। रेहान, क्या वजह है कि जो टैलेंट हमें सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं बल्कि बहुत सारी फ्रेंचाइज का जो नज़र आता है इन पीएसएल, वो इंटरनेशनल में ट्रांसफॉर्म नहीं होता? क्या इसकी वजह है? क्या वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, या लड़के प्रेशर ले लेते हैं? आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं इसको? आई थिंक इसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत वास्ट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ जो आपको पीएसएल में जिस तरह प्लेयर्स की मैनेजमेंट होती है विद फ्रेंचाइजेस, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो बहुत डिफरेंट है। प्लेयर्स के रोल्स एक फ्रेंचाइज के अंदर बहुत डिफरेंट होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एक बहुत डिफरेंट रोल होता है। जहाँ तक आपकी प्रेशर की बात है, आप किसी भी प्लेयर से पूछें, मैंने जितने ही प्लेयर से पूछा वो कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन पीएसएल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट प्रेशर का इतना ज़्यादा नहीं है। तो प्रेशर आई डोंट थिंक इज द रीज़न फॉर इट। आई थिंक इट इज़ कि यू नो समटाइम्स वो कंडीशंस नहीं होती, या वो आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलती, या आपका जो रोल है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता। तो वो आई थिंक उसमें किसी का कोई कसूर नहीं, आप कह सकते हैं सच। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है गफार, ये मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा आपका कि ये डिफरेंशिएट करें बिटवीन फ्रेंचाइज क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। कुछ फ्रेंचाइज क्रिकेट के लेजेंड्स हैं हु हैव नॉट डन वेल एट ऑल इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट के लेजेंड्स हैं जो जब फ्रेंचाइज क्रिकेट में आते हैं तो उस तरह परफॉर्म नहीं करते। तो ये दो डिफरेंट क्रिकेट है, और इसमें देखें आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपके पास ये भी लग्जरी है कि आप 4 फॉरेन प्लेयर्स अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं, बैलेंस बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल टीम में आपके पास वो लग्जरी नहीं होती। तो आई मीन कि लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए कि फ्रेंचाइज क्रिकेट से अगर प्लेयर निकल कर पाकिस्तान को जा रहा है दैट इज ग्रेट, बट फ्रेंचाइज क्रिकेट से ज़्यादा ये डोमेस्टिक क्रिकेट का काम है कि वो वहाँ से प्लेयर निकले और वो फिर जाकर जो है उसको आपने ग्रूम करना है। फ्रेंचाइज के पास तो प्लेयर 1 महीने के लिए आता है, 1 महीने में कितना कोई आप खुद बताएं कितनी कोई इम्पैक्ट आ सकता है। यस वी कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड। ठीक है रेहान, मुझे कोई न्यूज़ ब्रेक शामिल करना है, न्यूज़ ब्रेक से वापस आके यहीं से डिस्कशन को करेंगे और कुछ पीएसएल के हवाले से मजीद बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रिप्ले में खुशामदीद। रेहान हक के साथ हमारी बातचीत जारी है। रेहान, एक और भी कैटेगरी जिसका आपने जिक्र किया, तीसरी भी बन सकती है, वो ये है कि जो फ्रेंचाइज़ के अंदर उस्मान ख्वाजा हों, या अगर हम देखें शान मसूद, या इसी तरह इमरान खान सीनियर, मुल्तान सुल्तान के काफ़ी प्लेयर्स जिनको T20 में मौका मिला तो उनके कोचेस ने ज़बरदस्त काम लिया। इवन आप लोगों ने उस्मान ख्वाजा की जैसी परफॉर्मेंस रही, ये भी तो कैटेगरी है जिन प्लेयर्स को शायद मौका नहीं मिलता या एक परसेप्शन बन जाता है, लीग क्रिकेट के अंदर वो अपने आप को आके प्रूव करते हैं। आई थिंक एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लैरिफाई करना कि जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड है और जो T20 लीग्स का स्टैंडर्ड है उसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता। जो ऑब्वियसली जो ODI क्रिकेट वगैरह वो बहुत डिफरेंट है, टेस्ट क्रिकेट बहुत डिफरेंट है, लेकिन T20 क्रिकेट में अगर आपके 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स आप एक टीम में खेल रहे हैं, लोकल टैलेंट जो है वो 6 टीमों में इक्वली डिवाइडेड है, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो बहुत अच्छी होगी। तो अब उस्मान ख्वाजा की बात करें, शान मसूद की बात करें, उस्मान ख्वाजा तो BBL के अंदर भी उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जी। लेकिन आप ये देखें कि शान की वाइट बॉल परफॉर्मेंसेस हमेशा से ही अच्छी रही हैं। वो उनके ऊपर एक लेबल लग गया कि वो टेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन उनकी वाइट बॉल परफॉर्मेंसेस कभी भी अंडर पार नहीं रही। पिछले PSL में वो बहुत अच्छा खेले थे, डोमेस्टिक में भी आपके सामने है कि जिस तरह वो सदर्न पंजाब को उन्होंने लीड किया था वो एग्जाम्पलरी था।
तो आई थिंक ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में थोड़ा ये क्लैरिटी आई थी कि आपको रोल पता होता है अपना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होता है कि मेरे इर्द गिर्द 4 कोई ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं जो अपना काम करेंगे, प्रोज की तरह करेंगे, तो मेरे पास थोड़ा फ्रीडम है, मैं थोड़ा फ्रीडम से खेल सकता हूँ। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, जो मेरी जिम्मेदारी है मैंने वो पूरी करनी है। बाकी आप इतना ओवर थिंक नहीं करते। जब आप नेशनल टीम के सेटअप में जाते हो तो आपके पास वो लग्जरी नहीं होती। तो समटाइम्स आपका जो रोल होता है आपको उससे बाहर ड्रैग किया जाता है और वो वहाँ पे आप अनकंफर्टेबल होते हो। तो प्लेयर्स को भी और ये सीखना है कि किस तरह रोल अगर चेंज होता है उसे किस तरह एडजस्ट करना है, और मैनेजमेंट को भी ये सीखना है कि प्लेयर्स को मैनेज किस तरह करना है। रेहान, आपकी टीम ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जो एक खतरनाक पार्टनरशिप की थी, लग रहा था 120 पे 8 के बाद मैच, बल्कि 110 पे शायद 8 थे, पर हसन और जो वसीम की पार्टनरशिप थी उससे एक चीज़ देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि यही दोनों पाकिस्तान की T20 और आगे अल्लाह करे वनडे टीम में खेलें। कुछ वसीम खान, मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से बताइएगा, चूँकि बहुत सारे लोग उनके मुतालिक कम जानते हैं ऑब्वियसली, जो कि उन्होंने देख लिया उनका पोटेंशियल, बट साथ साथ आप होपफुल हैं कि वो इस परफॉर्मेंस को, इस कॉन्फिडेंस को, वो जिस तरह हसन के साथ एंजॉय कर रहे थे, इतना प्रेशर मैच था, बट लग रहा था कि हसन वो दोनों कहते हैं तफरी करने आए हुए थे, इतनी उन्होंने कॉन्फिडेंट डिस्प्ले किया। जीत और हार अपनी जगह, लेकिन एटीट्यूड कमाल का था। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ वो कंटिन्यू कर पाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? आई थिंक इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। और जो आप एंजॉय करने की बात करें, वसीम की एक बहुत खास बात ये है कि अगर आप उसका डेथ ओवर्स में इकोनॉमी देखें तो इस PSL में सबसे अच्छे डेथ ओवर्स इकोनॉमी हसन अली और वसीम के हैं। जिसका ये मतलब है कि वसीम प्रेशर एंजॉय करता है जब डेथ ओवर्स में उसने बॉलिंग करनी हो। तो उम्मीद तो यही है कि जब वो पाकिस्तान टीम में जाएगा तो उसका रोल वही डिफाइंड होगा कि अगर वो खेलेगा तो उसको एज अ डेथ ओवर्स बॉलर आप इस्तेमाल कीजिए और जो उसकी स्ट्रेंथ्स है उस पर फोकस करें। जहाँ तक उसकी बैटिंग का सवाल है, आई थिंक विद टाइम वो बहुत बेहतर होगी। मैं सीजन के स्टार्ट से कहता रहा हूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर, सिर्फ बॉलर नहीं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। ठीक है। मेरे यानी ख्याल कोई रैम्प शॉट उससे अच्छी खेलता है इस वक्त। वो जो रैम्प शॉट मारता है पीछे, दैट इज़ अनबिलीवेबल। और होपफुली वो अपनी बाकी गेम इंप्रूव करेगा। तो अभी तो बहुत यंग है, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन अगर वो मेहनत करता रहेगा तो ही हैज़ ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड टू सक्सीड। वक्त बहुत कम बचा है, शायद 20 सेकंड भी नहीं, लेकिन मैं यूरो कप आप आए, मैं तो पूछे बगैर रह नहीं पा रहा, ये कल हुआ क्या रेहान? ये यूरो का अनबिलीवेबल फुटबॉल। वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ नॉकआउट फुटबॉल। आई थिंक यूरो की हिस्ट्री में एक दफा पहले हो चुका हुआ है कि एक टीम 2 गोल से जीत रही है सेकंड हाफ में नॉकआउट मैच में, और वो टीम जो है 90 मिनट्स के बाद मैच ना जीती हो। कल एक दिन में 2 चलिए, वक्त की कमी है रेहान, वरना मैं जरूर आपसे डिटेल बात करता, बट इंग्लैंड जर्मनी, कोई प्रेडिक्शन या कुछ ऐड आखिर में ऐड करना चाहें? कौन आपको लगता है कोई होगा वफाते? आई थिंक कल जितना एंटरटेनिंग मैच तो बिल्कुल नहीं होगा ये। आई थिंक अगर हो तो ग्रेट, बट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन, और आई फैंसी जर्मनी टू स्नीक थ्रू। ठीक है रेहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। कुछ वक्त की कमी थी, वरना यूरोप पे मजीद बात कर सकते थे, लेकिन स्पोर्टिंग सीजन है जनाब। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ में कुछ टाइम ज़रूर है, बट यूरो और कोपा अमेरिका, ये दोनों जो फुटबॉल के इवेंट्स हैं, इन्होंने फैंस को बड़ा अच्छा इंटरटेनमेंट फराहम की हुई है। इस हवाले से रोज़ हमारी कोशिश होगी प्रोग्राम में बात करें। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।